वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में, जिसमें हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 10। दिस इज अ रिवीजन लेक्चर जिसमें हम लास्ट 1 वीक में जितने भी एमसीक्यूज करे हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे उसको हम लेके आए हैं एंड वी विल रिवाइज इट। नाउ माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577, एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच करंट अफेयर्स, एथिक्स एंड हिस्ट्री। नाउ वी हैव वेरियस एजुकेटर्स who teach you various subjects like political science, geography, environmental science, and many other subjects concerning UPSC, CSC. Now, we have some of the top educators too, like Mr. Mrunal Patel, Mr. Roman Saini, Mr. Dipanshu Singh, Mr. Siddhartha Arora, and many more. Now, you can subscribe for Unacademy Plus. These are the subscriptions available. You have 1 month subscription, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 month subscription. Now you can use the PL Live code to get 10% discount. So the cost of the product is 40,000. अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, the cost is 40,000, and after using the PL Live code, the cost will come down to 36,000. Similarly, the cost of 24-month course is 64,000, and after using the PL Live code, the cost will come down to 57,600. So you can use this code to get the discount. करना क्या है आपको, यूपीएससी के लिए आपको अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद यू कैन चूज एनी ऑफ द पैकेजेस। तो कोई भी इसमें से पैकेज चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। देन यू कैन यूज द PL Live कोड टू फेच 10% डिस्काउंट एंड इवेंचुअली मेक द पेमेंट। आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा क्या, ऑल द वीडियोज विच आर नॉट देयर ऑन यूट्यूब, प्लस यहाँ पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं दे कम विद देयर लाइव लेक्चर्स, तो लाइव क्लासेस आप देख पाएंगे। इसके अलावा even if you miss any of the live class, you'll be able to download the classes. तो डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी आपके पास रहेगी यहाँ पर। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलते हैं, और जो सब्सक्रिप्शंस दिखाए गए थे 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ्स, उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो फिलहाल हम चलेंगे अपने ग्रेडिंग सिस्टम पे। दिस इज अ ग्रेडिंग सिस्टम। 13 to 15 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट होते हैं सो इट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और 10 से 12 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे इन्हीं 2 सेक्टर में, इट मीन्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है और आपको जो चीज़ आप कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहना होगा टू स्टे इन दिस सेगमेंट। 7 to 9 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे प्रीलिम्स मैं दोबारा बता देता हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए कि 7 to 9 अगर आपके करेक्ट होते हैं सो इट्स अ डेंजर जोन। वाई? बिकॉज 40 to 60% में हमेशा से ये रहता है कि पता नहीं प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे इसी वजह से हम मेंस की प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते हैं और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं अच्छे। लेस देन 6 और इक्वल टू 6 अगर सही आते हैं तो इसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज प्रीलिम्स क्रैक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे आपके। सो दिस इज द ग्रेडिंग सिस्टम, अपने आप को ग्रेड करिएगा। अब हम 1 by 1 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। इंग्लिश साइडेड विद ट्रेवनकोर, सेकंड टीपू डिफीटेड द इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज, Marathas and the Nizam supported Hyder Ali. Now take 10 to 15 seconds, because आपने अगर पहले से ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, और जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे लिए उनको हो सकता है टाइम लगेगा, बट स्टिल टेक 10 to 15 seconds। इसको डिस्कस करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को। चलिए, इंग्लिश साइडेड विद ट्रेवनकोर, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हुआ क्या था, इसके अंदर एक साइड टीपू सुल्तान थे, दूसरी साइड ट्रेवनकोर था। ट्रेवनकोर ने डच के साथ एक समझौता किया था जिसके अंदर उन्होंने जल कोटल करके एक रीजन था और साथ में कन्नौर, ये रीजन को परचेज किया था डच से। लेकिन ये जो 2 रीजन थे ये कोचीन के अंडर में आते थे, और कोचीन के ऊपर फ्यूडिशरी राइट किसका था, टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान को ये चीज पसंद नहीं आई, इसी वजह से वो ट्रेवनकोर के अगेंस्ट में गए। लेकिन यहां पर इंग्लिश ने क्या किया, ट्रेवनकोर का सपोर्ट किया। सो इंग्लिश सपोर्टेड ट्रेवनकोर व्हेन टीपू सुल्तान वाज in a dispute with the Travancore Empire. Now, Tipu defeated the English and General Meadow. This statement is also correct because Tipu defeated General Meadow और ब्रिटिशर्स को उन्होंने हराया था। थर्ड, मराठा एंड निजाम सपोर्टेड हैदर अली। अगर आप देखेंगे जितनी भी एंग्लो मैसूर वार हुई थी उसके अंदर मराठा और निजाम दोनों ही कभी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे तो कभी हैदर अली को, लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर उन्होंने हैदर अली को सपोर्ट नहीं किया था। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी। और इसके अलावा
या सो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बिकॉज मराठा निजाम ने हैदर अली को सपोर्ट नहीं किया था, रादर दे साइडेड विद ब्रिटिशर्स। तो एक साइड तो कौन थे, ट्रेवनकोर था, ब्रिटिश थे, और निजाम और मराठा थे, और दूसरी साइड टीपू सुल्तान थे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रीजंस ऑफ मराठा डिफीट। तो मराठा की हार हुई थी, उसके रीजंस पूछे गए कि मराठा जो हारे थे वो क्यों हारे थे। ब्रिटिश और देखिए पहले तो मराठा कहाँ हारे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे, किससे, अहमद शाह अब्दाली पर्शियन से। लेकिन उसके बाद मराठा जो थे, जिनको ये माना जा रहा था कि दैट दे विल रूल ओवर द कंट्री, उनको ब्रिटिश ने भी हराया। ठीक है, और देयर वाज अ टाइम जब मराठा अंडर पेशवा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश से हारे। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे। तो यहाँ पे रीजन दिए कि करेक्ट रीजन क्या क्या हो सकते हैं। क्या लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से हारे, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम की वजह से हारे, या अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हारे। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनकी हार के रीजंस मराठा की। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं लैक ऑफ लीडरशिप। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज कुछ ही ऐसे मेजर जो लीडर्स थे पेशवा के अंदर, जैसे बाजीराव थे, बाजीराव वन, फिर महाजी सिंधिया, उनकी जो लीडरशिप थी दैट वाज स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल। लेकिन ज्यादातर जो बाद में लीडर्स आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप होती है वो भी यहाँ पे मिसिंग थी। तो लैक ऑफ लीडरशिप वाज वन ऑफ द रीजंस। सेकंड, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम, ये भी सही है। वाई, बिकॉज इनको अगर कंपेयर किया जाए इनकी टेक्नोलॉजी को कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, इनकी टेक्नोलॉजी जो कैनन्स थे, आर्टिलरी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। इवन दो पूना के अंदर एक आर्टिलरी डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था, बट इवन दैट वाज नॉट फंक्शनल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसकी भी जो इफेक्टिवनेस थी वो बिल्कुल जीरो के हिसाब से थी। तो इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम भी एक रीजन था मराठा के हारने का। देन अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर आपने मराठा के बारे में पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा फॉरेन ट्रेड में ये इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, और जैसे अगर आपने हैदर अली के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था, हैदर अली क्या कर रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे थे, फैक्ट्रीज को डेवलप कर रहे थे। यही चीज टीपू सुल्तान ने भी करी थी, सेरिकल्चर को डेवलप कर रहे थे। लेकिन मराठा के टाइम में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। ट्रेड ओपनिंग्स जो थी वो ज्यादा नहीं थी, फॉरेन ट्रेड भी नहीं था। ये ज्यादातर किसमें विश्वास रखते थे, सरदेशमुखी और चौथ, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसमें ज्यादातर ध्यान रखते थे। लेकिन जो इंडस्ट्री होती है, पैसे को उसमें भी लगाना चाहिए, जो ट्रेड होता है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए अपनी टेरिटरी के अंदर। यहाँ पे इनका ध्यान नहीं था। जब ट्रेड को सपोर्ट नहीं करेंगे, इवेंचुअली जो आपके पास रेवेन्यू आता है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। रेवेन्यू कम होगा, और जब वॉर होगी तो वॉर के अंदर रेवेन्यू नहीं होगा, तो फिर वॉर को लंबे टाइम तक आप सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट वॉज अनदर रीजन फॉर मराठा डिफीट। तो ये तीन रीजन जो थे मराठा की हार का कारण बने। इसके अलावा कुछ और रीजन भी थे, जैसे वन ऑफ द रीजंस वाज कि मराठा के अंदर जो चार डिफरेंट कॉन्फेडरेसीज थी उसमें से भी लेट्स से कि अगर होलकर दे आर इन अ वॉर विद द ब्रिटिश, तो बाकी की तीन कॉन्फेडरेसीज या एक या दो कॉन्फेडरेसीज जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करने चली जाती कई बार। जैसे कि ब्रिटिश और होलकर की अगर बैटल चल रही है तो सिंधिया किसको, ब्रिटिश को सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसी चीजें भी देखी जाती थी कि जो खुद मराठा की जो कॉन्फेडरेसीज थी वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती थी अगेंस्ट द फेलो कॉन्फेडरेसीज। तो ये भी एक रीजन था उनकी हार का। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर सक्सेसफुल क्यों हुए, ये देखा गया कि काफी सारी यूरोपियन पावर्स आई थी। कौन कौन आया था, पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन्स आए थे। लेकिन इनमें से कोई भी उतनी सक्सेस नहीं ले पाया जितनी कि ब्रिटिशर्स ने ली थी। तो इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे, तो हमें करेक्ट कॉजेज बताने हैं। पहला कॉज क्या कहता है, सुपीरियर आर्म्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी हेल्प ब्रिटिश टू सक्सीड इन इंडिया। तो उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो मिलिट्री उनकी थी वो काफी अच्छी थी, इसी वजह से वो लंबे टाइम तक रुक पाए और काफी सक्सेसफुल हुए। देखेंगे बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, उनकी मिलिट्री में डिसिप्लिन भी था और वो रेगुलर सैलरी देते थे अपनी आर्मी को। देखेंगे देन कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस their reliability and skill, not on hereditary or caste and clan ties। तो जो कंपनी के अंदर इंडक्शन होता था वो किसके बेसिस पे होता था, वो उनके स्किल के बेसिस पे होता था, ना कि उनकी कास्ट के बेसिस पे। देखते हैं कि हो सकता है रीजन हो या ना हो। टेक 15 सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको।
फ्यू मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए, ब्रिटिश की सक्सेस के ऊपर कॉजेज बताने, क्या उनके पास जो आर्म्स एंड अम्यूनिशन था वो सुपीरियर था? यस, एक्चुअली जब पोर्टुगीज आए थे तो उनके पास एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, कार्टेज सिस्टम उन्होंने निजात किया था। यहीं से ब्रिटिशर्स ने सीख लिया था कि देखिए, अगर रूल करना है इंडिया के अंदर तो आपकी आर्मी नेवी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हियर, बिकॉज देयर आर मराठास, यहाँ पे मैसूर है और फिर बाकी फॉरेन पावर्स भी आ रही हैं। सो यू हैव टू बी द बेस्ट टू सस्टेन इन दिस कंट्री। तो ये चीज उनको पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री के ऊपर काफी ध्यान देना शुरू किया। देन बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। ये देखा गया था कि जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, जो हमारे किंग्स के लिए फाइट किया करते थे, उनको सैलरी रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती थी, और इसी वजह से वो क्या करते थे, बहुत बार ऐसा होता था जस्ट बिफोर वॉर, कोई वॉर होने वाली है उससे कुछ दिन पहले ही वो अपोजिशन को ज्वाइन कर लेते थे, बिकॉज अपोजिशन जो था उनको कुछ ना कुछ लालच दे देता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेगुलर सैलरी मिल रही थी और इसी वजह से मिलिट्री के अंदर डिसिप्लिन बना हुआ था। मोर ओवर, जब किसी भी आप किंगडम के लिए फाइट करते हो, ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो इतनी ज्यादा उससे अटैच नहीं होती है। लेकिन जब आप अपनी कंट्री के लिए फाइट करते हो तो एक अलग ही आपकी आइडेंटिटी एसोसिएशन होता है आपकी कंट्री के साथ। तो जब ब्रिटिश सोल्जर फाइट करते थे, किसी भी वॉर में लड़ते थे, तो दे यूज टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर कंट्री। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे, जो किंग्स के लिए लड़ते थे, दे वर नॉट एबल टू एसोसिएट देमसेल्व्स और आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दैट किंगडम। इसी वजह से वो एक किंगडम को छोड़ के दूसरी किंगडम ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन ये चीज ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, वो अपनी कंट्री के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ के देखते थे, इसी वजह से उनमें डिसिप्लिन जो था वो ज्यादा था। मोर ओवर, उनको सैलरी रेगुलर मिलती थी, ये भी एक रीजन था। देन आते हैं कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स जो होते थे, उनको कास्ट के बेसिस पे नहीं रखा जाता था। जैसे इंडिया के अंदर होता था कि कुछ कास्ट के ऊपर ही विश्वास रखा जाता था और कुछ कास्ट को मिलिट्री के अंदर नहीं जोड़ा जाता था। जैसे अगर आपने लगान मूवी भी देखी हो तो वहां पर भी वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स को टीम में इसलिए नहीं लिया जा रहा था क्योंकि गांव वाले मना कर रहे थे, वो एक पर्टिकुलर कास्ट आता था या वो आउटकास्ट था, तो स्किल को नहीं देखा जा रहा था। वहां पर भी किसको देखा जा रहा था, उसकी कास्ट को देखा जा रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स, दे नेवर पेड अटेंशन टू द कास्ट और द क्लैन और द हेरिडिटरी टाइज। अगर आपके पास स्किल है तो आप आइए और सर्व करिए, ये चीज थी। अगर आपने, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी, जब सिख हार चुके थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको ऑफर किया कि बिकॉज यू आर ग्रेट वॉरियर्स, आप आके हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसको ज्वाइन करिए, और सिख को अपने साथ ज्वाइन करवाया, अपनी आर्मी के अंदर ज्वाइन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी इनका एक रीजन था सक्सेस का। तो 3 रीजन यही थे कि आर्म्स एम्यूनिशन अच्छे थे उनके पास, मिलिट्री में डिसिप्लिन काफी ज्यादा था, और मिलिट्री में जो इंडक्शन होती थी वो स्किल बेस्ड होती थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, ब्रिटिश को सक्सेस होने के और भी रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि ब्रिलियंट लीडरशिप। इसमें 2 रंग्स के लीडर थे, एक था टॉप रंग लीडर, एक था सेकंड रंग लीडर। ठीक है, तो 2 लेवल पे लीडरशिप यहाँ पे दिखाई गई थी। जैसे कि मेन लीडरशिप किसके पास थी, क्लाइव के पास थी, वॉरेन हेस्टिंग। तो टॉप लीडरशिप में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे क्लाइव आए, वॉरेन हेस्टिंग्स आए, एल्फिनस्टोन आए, मुनरो, मार्केस ऑफ डलहौजी, ये लोग थे यहाँ पर। सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप में कौन कौन थे, सर आयरकूट थे यहाँ पे, लॉर्ड लेक थे, आर्थर वेलेस्ली थे। तो देखा जाए तो फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है, जिसको सपोर्ट कौन दे रहा है, सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप। हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तो था, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अच्छे अच्छे जो हेड थे, जो लोग क्या करते थे, फाइट के अंदर इनिशिएट करते थे, जो लीडरशिप अपनी देते थे इन बैटल्स के अंदर, इन वॉर्स के अंदर, जैसे कि टीपू सुल्तान हो गए, हैदर अली हो गए, किलिच खान हो गए, माधवराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, ये तो थे। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडर जो था हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, थर्ड आते हैं नेशनलिस्ट प्राइड। मैंने पिछले ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिशर्स जो थे, दे यूज टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर कंट्री। तो अपनी कंट्री के लिए लड़ते थे, और हम किस लिए लड़ रहे थे, हम अपनी किंगडम के लिए लड़ रहे थे। कोई मैसूर के लिए लड़ रहा था, कोई मराठा बन के लड़ रहा था, इस तरीके से कोई मुगल्स के लिए लड़ रहा था, लेकिन कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन विद वंस कंट्री होता है वो मिसिंग था यहाँ पर। देन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, ये चीज पहले भी बताई गई है कि ब्रिटिशर्स के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती थी। वाई, बिकॉज दे यूज टू रेज देयर मनी फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, और यहां से भी काफी ज्यादा चीजें लूट के लेके जाते थे। तो पैसे की कमी उनके पास हमेशा नहीं देखी गई। ठीक है, तो पहली चीज ये, वो क्या करते थे, अगर लेट्स से कि टू वेज ए वॉर दे नीड मनी, वो क्या करेंगे, जो ब्रिटिश लोग हैं उनसे पैसा रेज करेंगे और वॉर करेंगे। वॉर जीतने के बाद जो यहाँ के किंग्स होंगे, डिफीटेड किंग्स, उनसे करोड़ ऑफ रुपीस लेंगे
और जिन लोगों से पैसा उन्होंने रेज किया था, जिन ब्रिटिश लोगों से पैसा रेज किया था, उनको हायर रिटर्न देंगे। अब नेक्स्ट टाइम वॉर वेज करने तो क्या होगा, जब आपको 100% रिटर्न मिला लास्ट टाइम जब आपने इन्वेस्ट किया था ब्रिटिश वॉर के अंदर, तो नाउ मोर एंड मोर ब्रिटिश पीपल आपको पैसा देंगे कि आप जाइए वॉर करिए और वहां से पैसा लेके आइए करोड़ ऑफ रुपीस और हमें अच्छी रिटर्न दीजिए। तो ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी थी इसी वजह से, और लोगों का अंग्रेजों में विश्वास भी था, मतलब ब्रिटिशर्स तो विश्वास करते ही थे, बाकी लोग भी ये जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज द आर्मी नेवी इज कंसर्न। तो इसी वजह से उनके जो जीतने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। These were the reasons that British succeeded in India. Now, next चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which of the following were the precursors of Battle of Plassey? Battle of Plassey के क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई, देखते हैं। फर्स्ट, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ब्रिटिशर्स, तो क्या ब्रिटिशर्स ने ट्रेड प्रिविलेजेस को मिसयूज करना शुरू कर दिया था। सेकंड, इंग्लिश फॉरफिटेड कैलकाटा विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, तो अंग्रेजों ने जो कैलकाटा था उसको फॉरफिट कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था और नवाब से पूछा भी नहीं था। देन ब्रिटिश गेव असाइलम टू कृष्ण दास हु वाज अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव, तो जो कृष्ण दास था एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, ब्रिटिशर्स ने उसको असाइलम दिया था, एक प्रोटेक्शन दिया था। टेक 15 सेकंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। Five more seconds. चलिए, तो इस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी का प्रीकर्सर देखा जाए, बैकग्राउंड में हो क्या रहा था, जो सिराज थे, सिराजुद्दौला, उनके फ्रेंच के साथ रिलेशन काफी डीप हो रहे थे। सो दे वर डीपनिंग देयर रिलेशनशिप। ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी, देयरफॉर उनको ऐसा लगा दैट इन फ्यूचर सिराज में रिड्यूस देयर ट्रेडिंग प्रिविलेजेस एंड दे स्टार्टेड मिसयूजिंग देयर ट्रेडिंग प्रिविलेजेस टू एन एक्सटेंट विच वॉज अनएक्सेप्टेबल टू सिराज। तो उन्होंने दस्तक इशू करने शुरू करे और अननेसेसरी जहां पे उनको टोल्स देने होते थे वो नहीं देते थे, जहां पे उनको दस्तक इशू करने के राइट्स नहीं थे वहां पर भी इशू करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये एक चीज थी जो कि प्रीकर्सर बनी बैटल ऑफ प्लासी के लिए। नाउ सेकंड क्या था, इंग्लिश ने कैलकाटा को फॉरफिट कर लिया और नवाब को ये चीज पसंद नहीं आई। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, देयर वाज दिस गाय कृष्ण दास, ही वाज द सन ऑफ राय बल्लभ, ये नवाब का बहुत ज्यादा खजाना लेके भागा था। सो द ट्रेजर वॉज स्टोलन बाय कृष्ण दास एंड दिस वॉज अ ब्लॉट ओवर द नवाब्स रियन। तो नवाब को ऐसा लगा कि इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू मी कि मेरे यहाँ का कुछ खजाना था, जो ट्रेजर था वो कृष्णदास लेके भाग गया। तो इसी वजह से कृष्णदास को तो ऑफकोर्स एज पर द रूल्स पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कृष्णदास किसके पास भाग के गया, ब्रिटिशर्स के पास भाग के गया और ब्रिटिशर्स ने उनको असाइलम दिया, उसको प्रोटेक्शन दी, जो कि नवाब को पसंद नहीं आया। सो इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो यहां पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, क्या रिजल्ट्स हुए इसके। 3 स्टेटमेंट दिए, मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, देखेंगे। सेकंड, ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू द इंग्लिश, तो मीर जाफर ने एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्रिटिशर्स को दिया और साथ में जमींदारी के राइट्स भी दे दिए 24 परगनास के इंग्लिश को। इंग्लिश रिमूव द रेजिडेंट फ्रॉम द नवाब्स कोर्ट, तो नवाब के कोर्ट में कोई रेजिडेंट हुआ करते थे उसको भी अंग्रेजों ने हटा दिया। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसको। फाइव मोर सेकंड्स। चलिए, बहुत से हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ये डिसाइड हुआ कि ऑल ओवर इंडिया इंग्लिश रूल करेंगे। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश रियन इन इंडिया। नेवरदलेस हम देखते हैं अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद अंग्रेज क्या करेंगे, वो यही चाहेंगे दैट देयर शुड बी अ पपेट रूलर इन बंगाल। सो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने यहाँ पे मीर जाफर को बिठाया बिकॉज दे थॉट कि मीर जाफर एक सूटेबल कैंडिडेट है टू बी ए पपेट रूलर, और कुछ हद तक ये सही भी था। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बदले में मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए काफी ज्यादा पैसा जो था वो अंग्रेजों को दिया एंड अलोंग विद द जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। सेकंड इज ऑल्सो राइट।
तीसरी स्टेटमेंट में थोड़ी सी कमी है, बिकॉज दे डिड नॉट रिमूव द रेजिडेंट, रादर दे इंस्टॉल्ड रेजिडेंट। उसके बाद क्या हुआ, एक रेजिडेंट जो कि एजेंट होता था अंग्रेजों का, उसको बिठाया गया कहाँ पर, नवाब की कोर्ट में। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कंट्रोल करते थे किसको, नवाब को, थ्रू दिस रेजिडेंट। तो रेजिडेंट जो भी डायरेक्शंस होती थी ब्रिटिशर्स की, वो किसको पास करता था, नवाब को, और यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो देता था ब्रिटिशर्स को। तो सॉर्ट ऑफ एन एजेंट जो कि एस्पेनाज के लिए बिठाया गया था और साथ में डायरेक्शंस देने के लिए बिठाया गया था। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, पहली दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ 1760? 1760 की ट्रीटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दी है। इट वॉज साइन बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी इन 1760, तो मीर कासिम और इंग्लिश कंपनी के बीच में साइन करी गई। मीर जाफर रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम, तो क्या मीर जाफर ने रिजाइन कर दिया था मीर कासिम के लिए? देखेंगे, अ पेंशन ऑफ 1500 पर एनम वॉज फिक्स फॉर मीर जाफर, तो मीर जाफर को एक पेंशन बांध दी गई 1500 रुपए सालाना। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Five more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। इट वॉज साइन बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी इन 1716, ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हुआ क्या था, बैकग्राउंड के अंदर अगर जाया जाए तो मीर जाफर जो था, ही वॉज फेड अप विद अननेसेसरी इंटरवेंशन बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो मीर जाफर का नवाब बनाया इसलिए था बिकॉज दे वांटेड कि मीर जाफर जो है एक पपेट की तरह रूल करे और सारा का सारा जो डायरेक्शंस हो वो ब्रिटिशर्स की तरफ से आए। बट मीर जाफर डिड नॉट लाइक इट एट वन पॉइंट, तो उसने क्या किया, डच के साथ कॉन्स्पिरेसी करना शुरू किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इनको चिंसुरा में एक डिफीट का सामना करना पड़ा। सो ब्रिटिशर्स डिफीटेड मीर जाफर अलॉन्ग विद डच, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ 1760 साइन करी गई, जिसमें यह कहा गया कि मीर जाफर जो है रिजाइन करेंगे और किसको लेके आएंगे इनकी जगह, मीर कासिम को। तो पहली दो स्टेटमेंट सही हो गई कि मीर कासिम और कंपनी थी इस ट्रीटी के अंदर, और रिजाइन किसने किया, मीर जाफर ने रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि मीर कासिम को नवाब बनाया जा सके। सो नाउ अ न्यू पपेट वाज इंस्टॉल्ड इन बंगाल, तो मीर जाफर की जगह मीर कासिम आ गए थे। थर्ड, मीर जाफर को क्या दिया गया, उनको कहा कि ठीक है आप 1500 रुपए पर एनम की पेंशन लो और उसी में ही खुश रहो। नाउ यू कैन नॉट रूल ओवर द बंगाल बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ पपेट। तो तीनों जो स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन भी थी। ऑफकोर्स मीर कासिम को बिठा रहे हैं, अगर नवाब बना रहे हैं तो उससे भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्या क्या चीजें ली गई मीर कासिम से? सबसे पहले उससे ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर टेरिटरीज हमें दो, लाइक बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टगांव। ये टेरिटरी किसने मांगी? अंग्रेजों ने, कि आपका नवाब बनाएंगे लेकिन ये टेरिटरी आपको हमें देनी पड़ेगी। सेकंड, आपको जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे जो कि मीर जाफर को देने थे लेकिन वो नहीं दे रहा था, तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। ये दो कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन जो थी वो दोनों के फेवर में थी कि अब से जो मीर कासिम के फ्रेंड्स हैं वो अंग्रेजों के फ्रेंड्स हैं और जो मीर कासिम के एनिमीज हैं वो अंग्रेजों के एनिमीज हैं। तो ये सब चीजें डिसाइड करी गई और ट्रीटी ऑफ 1760 जो थी कंक्लूड करी गई। हमारा आंसर यहाँ पे सी था। हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द प्रीकर्सर फॉर बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के क्या कॉजेज थे, मतलब प्रीकर्सर्स क्या थे, क्या चल रहा था बैकग्राउंड में? फर्स्ट, द मिसयूज ऑफ दस्तक विच कॉज द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब। तो दस्तक का मिसयूज किया जा रहा था। देखते हैं, सपोर्ट टू राम नारायण बाय ब्रिटिशर्स हु वाज डिफाइंग मीर कासिम। तो राम नारायण जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर मीर कासिम को तंग कर रहा था। थर्ड, इंग्लिश कंपनी वाज नॉट पेइंग टोल्स एंड ट्रांजिट ड्यूज ड्यू टू इंपीरियल फरमान। तो जो टोल्स और ट्रांजिट ड्यूज जो थे, जो ड्यूटीज पे करनी चाहिए थी अंग्रेजों को, वो पे नहीं कर रहे थे। सो दीज वर द प्रीकर्सर। देखते हैं इसमें से कौन सा प्रीकर्सर था कौन सा नहीं था। टेक 15 सेकंड्स पे डिस्कस करते हैं। Five more seconds. चलिए, तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि मिसयूज ऑफ दस्तक। यस, ये जो दस्तक थे अंग्रेजों ने क्या किया था, दे स्टार्टेड सेलिंग द दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स। तो इंडियन मर्चेंट्स को सेल करने शुरू कर दिए थे ऑन अ कमीशन।
तो एक कमीशन के बेसिस पे ये दस्तक सेल करने शुरू कर दिए, जो कि नवाब को पसंद नहीं है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। सपोर्ट ऑफ राम नारायण बाय ब्रिटिशर्स हु वाज डिफाइंग मीर कासिम। मीर कासिम जो थे उसके अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते थे, और बिहार के अंदर जो रेवेन्यू था पूरा का पूरा राम नारायण के हाथ में था। तो ये कहा कि राम नारायण को मीर कासिम ने कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जो बिहार है उससे कितनी अर्निंग हो रही है वो मुझे बताओ। लेकिन बार बार ये अकाउंट्स मांगने पर भी राम नारायण ने दीज अकाउंट्स ही डिड नॉट गिव टू मीर कासिम। वाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स वर टेलिंग हिम दैट यू डोंट नीड टू शो हिम द अकाउंट्स। तो राम नारायण और ब्रिटिशर्स जो थे वो कोलाइड कर रहे थे एक जगह पे, मिल गए अगेंस्ट मीर कासिम। तो मीर कासिम के अगेंस्ट चले गए। ये एक रीजन बना, बैटल ऑफ बक्सर का प्रीकर्सर था ये। थर्ड, इसके अलावा इंग्लिश कंपनी वाज नॉट पेइंग टोल्स इन ट्रांजिट। ये तो मैंने पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि जो टोल्स और ड्यूटीज अंग्रेजों को पे करनी होती थी वो नहीं कर रहे थे। ये भी एक जो था फ्रस्ट्रेशन का कारण बना और इवेंचुअली लेड टू बैटल ऑफ बक्सर। हुआ क्या, स्टार्टिंग में मीर कासिम और जो ब्रिटिशर्स की जो बैटल्स हुई, कहाँ कहाँ पे हुई? कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी, मुंगेर, ये छोटी छोटी बैटल्स हुई। और यहाँ पे मीर कासिम जो थे वो हारे, किससे? ब्रिटिशर से। इसी वजह से मीर कासिम जो थे वो ही फ्लेड टू अवध। ठीक है, और वहां पे जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनसे मिले, और साथ में इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम टू को भी अपने साथ मिला लिया। तो अब क्या हुआ, जब मीर कासिम कंसिस्टेंटली हार रहे थे तो मीर कासिम अवध चले गए, और वहां पे अवध के जो नवाब थे उनके साथ मिले, और साथ में शाह आलम टू को भी अपने साथ मिला लिया, और एक कंबाइन अपोजिशन रखा किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। नाउ ये जो थी ये पूरी की पूरी फिर अब बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीकर्सर्स कैसे थे। पहला तो यही था कि जो अंग्रेज थे वो दस्तक का मिसयूज कर रहे थे, जो राम नारायण था वो बिहार के रेवेन्यू शो नहीं कर रहा था, जो इंग्लिश थे वो ड्यूटीज पे नहीं कर रहे थे, टोल्स पे नहीं कर रहे थे, दस्तक को सेल करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी फाइट्स में मीर कासिम जो था ब्रिटिशर्स को चैलेंज तो करते थे, लेकिन he was defeated by Britishers consistently. Therefore he fled to अवध। अवध में भाग के गए, और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनके साथ हाथ मिलाया। शाह आलम टू जो थे मुगल की जो अथॉरिटी थी उनको भी बुलाया गया और कहा कि ठीक है ब्रिटिशर्स के साथ हम साथ में लड़ते हैं। और ये ऐसी फाइट हो गई यहाँ पर ब्रिटिशर्स विल डिफीट दीज मेजर पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुगल को भी हराया हो और यहाँ पे अवध के नवाब को भी हराया हो और एक और मेजर प्लेयर को भी हराया। बट दिस वुड द फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्री होगी वो इतनी सिग्निफिकेंट होगी। खैर, हमारा आंसर जो था यहाँ पे सी था। हम नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच टू पार्टी साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत। तो सूरत की जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी वो किन किन दो पार्टीज ने साइन करी? क्या रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स ने करी, नारायण राव ब्रिटिशर्स ने करी, माधव राव और ब्रिटिश ने करी, बाजी राव और ब्रिटिश ने करी? टेक 10 to 15 सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए, आपको याद हो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब नारायण राव पेशवा बनने जा रहे थे तो रघुनाथ राव ने क्या किया था? अपने नेफ्यू को किल किया था। ही किल्ड हिज नेफ्यू सो दैट ही कुड बिकम द नेक्स्ट पेशवा। लेकिन जो 12 भाई थे जिसको नाना फडणवीस जो थे वो हेड कर रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव है वो नेक्स्ट पेशवा बने, बिकॉज लीगली जो था वो उनको बनना भी नहीं चाहिए था। देयरफॉर बाद में क्या हुआ, इनसे बचने के लिए रघुनाथ राव जो थे वो किसके पास गए? ब्रिटिशर्स के पास गए और उनके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ आएंगे। इन रिटर्न रघुनाथ राव ने क्या किया? टेरिटरी ऑफ सेल्सट और बसीन ये अंग्रेजों को दे दी, और ये भी कहा कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम सूरत और भरूच इज ए प्लेस नियर सूरत, ये भी मैं आपको दूंगा। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया? उसको 2500 ट्रूप्स दी कि अब आप प्रोटेक्टेड है। तो आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में दो स्टेटमेंट दिए। द नवाब हैड वर्चुअली लॉस्ट देयर मिलिट्री पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो नवाब की मिलिट्री पावर खत्म हो गई थी। आपको याद होगा किस किस ने ये करी थी लड़ाई? मीर कासिम अवध के नवाब थे और शाह आलम टू थे। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश। ठीक है। सेकेंड, द लैक ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 डेस्परेट एलाइज
वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसाइसिव डिफीट। तो कोऑर्डिनेशन नहीं था इस साइड पर, हमारी वाली साइड पे, तो इसी वजह से जो था डिफीट हुई थी। नाउ टेक 15 सेकेंड्स पर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में, बिकॉज पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो यस, नवाब हैड वर्चुअली लॉस्ट द मिलिट्री पावर, काफ़ी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, सही भी है। इसमें हुआ क्या था, जो कोऑर्डिनेशन था तीनों के बीच में वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी डिफीट हुई। और इसके बाद ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी है दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड। क्यों? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम उन्होंने अवध के नवाब को, नवाब ऑफ बंगाल को और मुगल एम्परर को एक साथ हराया था। तो ये जो चीज़ थी, इसके बाद ब्रिटिशर्स की जो सुप्रीमेसी थी वो एस्टैब्लिश हो गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा बोथ ऑफ द अबव। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? फर्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? क्या वॉरेन हेस्टिंग ने किया था? सेकंड, दीवानी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्परर अंडर द ड्यूअल सिस्टम। तो इसके अंदर जो दीवानी राइट्स थे वो एम्परर से लिए गए थे। देखते हैं। थर्ड, निजामत फंक्शन वाज टेकन फ्रॉम सूबेदार अंडर द ड्यूअल सिस्टम। निजामत फंक्शन सूबेदार से लिया गया था। टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद इसको आंसर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि निजामत और दीवानी क्या है और ड्यूअल सिस्टम क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। सो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था क्या? इसमें ब्रिटिशर्स ने जो दीवानी है दैट इज रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स, और निजामत, निजामत क्या था? पुलिस, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अपने पास रख लिया था। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर किसी भी एरिया का आपने रेवेन्यू राइट्स ले लिए और वहाँ की पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ गई, तो फिर बचा ही क्या? तो पूरी तरीके से स्टेट आपके कंट्रोल में है। तो ये चीज़ सही है। दीवानी जो थी एक्वायर किससे करी थी? एम्परर से ले ली थी। और निजामत किससे ली थी? सूबेदार से ली थी। तो इन लोगों के पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पूरी की पूरी नवाब के हाथ में आ गई। ठीक है, तो नवाब के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज टेरिटरी। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? पूरी की पूरी अथॉरिटी थी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते क्या वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था ये? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। और इसे खत्म किसने किया था? दिस सिस्टम, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। जस्ट लाइक हिज फादर, टीपू वॉज ऑल्सो अनएजुकेटेड। हैदर अली जो थे उनके फादर थे एंड ही वॉज अनएजुकेटेड, होर्समैन हुआ करते थे। तो बता रहे हैं कि टीपू सुल्तान भी अनएजुकेटेड थे। देखते हैं। ही वॉज नॉन एज टाइगर ऑफ मैसूर, इसको भी देखेंगे। देन ही ऑर्गेनाइजेस आर्मी ऑन यूरोपियन मॉडल। तो यूरोपियन मॉडल पे उन्होंने अपनी आर्मी को बनाया था। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसको। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ही वॉज अनएजुकेटेड लाइक हिज फादर। हिज फादर वॉज अनएजुकेटेड, दैट्स फॉर श्योर, बट टीपू सुल्तान वॉज अ लर्नड इंडिविजुअल। वो अरेबिक में, पर्शियन और उर्दू में फ्लुएंटली बात कर सकते थे। और तो एजुकेटेड तो थे ही, साथ में लैंग्वेजेस जो थी उस पर भी उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। देन ही वॉज नोन फॉर एज टाइगर ऑफ मैसूर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये उनको नाम दिया हुआ था। देन उन्होंने अपनी जो आर्मी थी वो यूरोपियन मॉडल पे बनाई थी, बिकॉज फ्रेंच ने उनकी काफ़ी हेल्प करी थी इस चीज़ को करने के लिए, उनकी पूरी की पूरी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे बनाने के लिए। ठीक है,
इसके अलावा उनकी जो नेवी थी, दैट इज दिस नेवी वाज आल्सो वेरी पावरफुल। साथ में बात करी जाए तो जो उनके मिलिट्री मैनुअल थे वो भी उन्होंने लिखे थे, और ये मिलिट्री मैनुअल जो थे ये पूरे ऑपरेशन के बारे में बताते थे, एक रॉकेट कैसे काम करता है। सो पूरे के पूरे उसके ऑपरेशन के बारे में इसमें समझाया गया था, और वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ को पढ़ें। सो ही रोट अ मिलिट्री मैनुअल जिसमें रॉकेट के ऑपरेशन के बारे में बताया था। देन अनदर थिंग, अनदर साइड ऑफ टीपू सुल्तान पर्सनैलिटी वाज, उन्होंने सेरीकल्चर जो था वो मैसूर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो सिल्क के बारे में भी उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब बातें जो थी उनके बारे में इंपॉर्टेंट थी। तो आंसर यहाँ पे डी है क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत थी। देन टीपू सुल्तान के बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। जैकोबियन क्लब था, उनको ज्वाइन किया था टीपू सुल्तान ने। एक कैलेंडर जो था वो भी नया उन्होंने दिया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हुई थी, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करके गए थे। ठीक है, इस न्यू कैलेंडर के साथ साथ उन्होंने न्यू स्केल्स और वेट सिस्टम भी दिया था। ठीक है, एक कॉइनेज सिस्टम भी उन्होंने इजाद किया था। तो ये सारी चीज़ें टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने करी थी। इसके अलावा एक और चीज़ भी काफ़ी फेमस है उनके नाम के साथ, वो है ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था। कहाँ पे ये ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था? श्रीरंगापट्टनम। हुआ क्या था, फ्रेंच में उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, और टीपू सुल्तान ने अपना सपोर्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाने के लिए कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को, उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था श्रीरंगापट्टनम में। ठीक है, और जैकोबियन क्लब का तो मैंने बता ही दिया कि वो मेंबर बन गए थे। एक चीज़ और जो सबसे अच्छी उनकी हुई, जो कि मराठास मिस कर रहे थे, अभी हमने डिस्कस किया था कि इनके टाइम में कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी मैसूर के अंदर वो काफ़ी फ्लोरिश करी थी। अब मराठा की जब बात करते तो यही था कि कमर्शियल एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कुछ ज़्यादा थी नहीं, इसलिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी को काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी ग्रूम हुई थी उनके टाइम में। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। निजाम, द मराठास, द इंग्लिश एलाइड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। तो वो एक साइड हो गए थे, कौन? निजाम, मराठा और इंग्लिश। देखेंगे इस स्टेटमेंट को। सेकेंड, ब्रिटिश साइडेड विद निजाम आसफ जहां एज पर टर्म्स ऑफ 1766 ट्रीटी साइन बिटवीन देम। तो ब्रिटिशर्स जो थे और निजाम जो थे वो साथ में थे, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। थर्ड, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइन बिटवीन द टू एज कंक्लूजन। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम देखेंगे क्या सही है। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज निजाम, मराठा और ब्रिटिशर्स ये तीनों एक साइड थे। हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने निजाम को अपने साथ मिलाया कि हम आपको हैदर अली से प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो निजाम तो वैसे ही इनकी साइड हो गया, और बाद में सब्सिडी अलायंस भी साइन करी गई थी। और मराठा की जो थी हैदर अली से वैसे भी नहीं बनती थी, तो वो भी ब्रिटिशर्स की साइड हो गए थे। तो ये तीनों जो थे इन्होंने मिलके जो अपोजिशन थी वो करी हैदर अली की। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट होगी करेक्ट। सेकंड, ब्रिटिश साइडेड विद निजाम, मैंने बताया था कि इनकी पहले से एक ट्रीटी साइन हुई थी, तो इस वजह से दोनों का साथ में जाना बनता ही था। मोर ओवर निजाम जो था ही वॉज इनसिक्योर अबाउट हैदर अली, तो वैसे भी वो उनके अगेंस्ट में जाने वाला था, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन एज अ कंक्लूजन। नो, दिस यहाँ पे थोड़ी सी गलती, बिकॉज इट वॉज नॉट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इट वॉज ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो जो साइन करी गई थी ट्रीटी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये 3 जो स्टेटमेंट थी, पहली 2 सही थी, तीसरी गलत थी। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पंजाब? पंजाब के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, रणजीत सिंह वॉज सन ऑफ महान सिंह। रणजीत सिंह जो थे वो महान सिंह जी के बेटे थे। देखते हैं, महान सिंह बिलोंग टू दालेवालिया मिसल। तो मिसल हुआ करती थी, मिसल का मतलब है स्टेट, अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है स्टेट। ठीक है, तो वो डालेवालिया स्टेट के मेंबर थे महान सिंह जी। ऑल मिसल्स वर इन स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो जितने भी ये स्टेट थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थी, उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है।
चलिए डिस्कस करते हैं पंजाब के बारे में। रंजीत सिंह जी के जो थे वो बेटे थे महान सिंह, तो महान सिंह जी के जो थे वो फादर थे और रंजीत सिंह जी उनके बेटे थे। ठीक है, तो महान सिंह जी जो थे वो सुकरचकिया एक मिसल थी, एक स्टेट था, एक कॉन्फेडरेसीज थी, उसके मेंबर थे और रंजीत सिंह जी उनके बेटे थे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इट वाज नॉट दालेवालिया मिसल, इट वाज सुकरचकिया मिसल। थर्ड आते हैं, ऑल मिसल्स वर इन अ स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये स्टेटमेंट भी पार्शली गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगी बिकॉज एक्सेप्ट सुकरचकिया मिसल, जिसमें महान सिंह जिसको बिलोंग करते थे, उस स्टेट को छोड़ के, उस कॉन्फेडरेसी को छोड़ के जितनी मिसल थी बाकी की वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, लेकिन जो सुकरचकिया मिसल है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही थी। तो पहली स्टेटमेंट सही होगी, दूसरी तीसरी जो है हमारी गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, मिसल का वर्ड, मिसल जो है इसका मतलब आपको पता है, इट मीन्स स्टेट। जो अगर वैसे बताया जाए 12 मिसल थी पंजाब के अंदर, मतलब छोटी छोटी 12 किंगडम्स थी और 11 का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, एक का नहीं हो रहा था। रंजीत सिंह जी के बारे में अगर बताऊं तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इनकी हुआ करती थी उस टाइम पर आफ्टर ब्रिटिशर्स। इन्होंने अपनी यूरोपियन लाइंस पे ही अपनी आर्मी को बनाया था। इसके अलावा काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इनको जो सतलुज है इसके नॉर्थ में रखा था ब्रिटिशर्स ने कि नॉर्थ में आप जितना चाहे रूल करिए, साउथ में हमें करने दीजिए। और एज ए क्वेश्चन भी इनको यूज करते थे बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से चांसेस थे कि फ्रेंच जो है विद द हेल्प ऑफ रशिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच और रशिया, नेपोलियन ने एक ट्रीटी करी थी रशिया के साथ, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। उसके हिसाब से ये प्लानिंग करी जा रही थी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर से घुसा जाए इंडिया के अंदर और वहां पे ब्रिटिशर्स को हराया जाए। तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि एज लॉन्ग एज पंजाब इज देयर और रंजीत सिंह जी जब तक वहां पर हैं तो फ्रेंच और रशिया जो है वो नहीं घुस पाएंगे इंडिया के अंदर। तो दिस वाज द पावर ऑफ मिस्टर रंजीत सिंह। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अंग्रेज जो थे उन पे ही रिलाई कर रहे थे टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड टू फाइट अगेंस्ट फ्रेंच एंड रशिया। तो हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी वो कौन सी थी? मद्रास। तो मैसूर के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों के बीच में, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। देखते हैं सेकंड, एज पर ट्रीटी बोथ रिटर्न्ड ईच अदर कैप्चर टेरिटरीज। तो दोनों ने एक दूसरे की जो टेरिटरी के ऊपर टेक ओवर किया था वो वापस कर दी थी। इट वॉज साइन टू कंक्लूड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को कंक्लूड करने के लिए ट्रीटी साइन करी गई थी। फर्स्ट के लिए क्या थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड के लिए क्या थी ये आप बताइएगा, क्या वो मैंगलोर थी या कोई और थी? देखते हैं, टेक 15 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर हो सकता है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फाइव मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, दिस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ही टीपू जो हैदर अली थे, हैदर अली डाइड ड्यू टू कैंसर। हैदर अली की डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने टेक ओवर किया। और जो ट्रीटी थी ये भी किसने साइन करी? ये भी इन्होंने करी, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स ने साथ में करी। सेकेंड, ट्रीटी के बाद क्या हुआ? होता भी ये, जो ट्रीटी साइन करी जाती है उसके बाद यूजुअली जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर्स कहते हैं, और साथ में जो टेरिटरीज होती है वो एक दूसरे की वापस कर दी जाती है, और यहां पर भी यही हुआ। थर्ड, इट वाज साइन टू कंक्लूड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। दिस इज करेक्ट। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर थी उसको कंक्लूजन के लिए मैंगलोर ट्रीटी साइन करी गई थी। हुआ क्या था, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। वहां से टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, वहां से ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, ज्यादा किसी को कोई सक्सेस मिल नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब दोनों ही पार्टीज थक चुकी हैं, क्यों ना इस ट्रीटी को साइन कर लिया जाए और इसके बाद इसका जो हमारी फाइट हो रही है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और इसी वजह से प्रॉब्ली दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरीज जो थी वो भी वापस कर दी और फाइनली जो प्रिजनर्स थे उनको भी रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ सेलाबाई। ट्रीटी ऑफ सेलाबाई के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली कहते हैं इट वाज साइन बाय हेस्टिंग्स एंड फडनवीस। तो वो 12 भाई जिसको हेड कर रहे थे, नाना फडनवीस, उनके बीच में साइन हुई थी। देखते हैं। सेकंड, सेल्सर शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ द इंग्लिश।
तो सेल्सट जो होगा वो इंग्लिश के पास ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखते हैं, द होल ऑफ द टेरिटरी कॉन्कर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बसीन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठास। तो जितनी की टेरिटरी जितनी भी कॉन्कर करी गई थी जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरी जो थी उसको कॉन्कर किया गया था वो कहाँ जाएगी, मराठास को वापस दे दी जाएगी, इंक्लूडिंग बसीन। टेक 15 सेकेंड्स फिर डिस्कस करेंगे इसको। फाइव मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, ट्रीटी ऑफ सैलाबाई के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इससे पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वडगांव। ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करी गई थी, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो अंग्रेजों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को वो शर्तें जो थी वो मंजूर नहीं थी। उसके बाद ही ट्रीटी ऑफ सैलाबाई को साइन किया गया। इसमें दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि हेस्टिंग्स और फडनवीस के बीच में साइन करी गई थी। और ये भी बात सही है कि जो सेल्सेट था वो अंग्रेजों के पास ही उन्हीं की पोजीशन में छोड़ा गया, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरी कॉन्कर करी गई इंक्लूडिंग बसीन वो मराठा को दे दिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस करने वाली हैं वो ये है कि जो मेन प्रोविजंस थे इस ट्रीटी के, दैट इज इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव। अभी क्या हुआ था, रघुनाथ राव को एक तरीके से रिफ्यूज दिया गया था। इसके बाद आपको याद होगा 2500 ट्रूप्स भी दिए गए थे, वो कत्ल करके आए थे अपने नेफ्यू का, और अंग्रेजों ने क्या किया, उसको प्रोटेक्शन दी। ये चीज के लिए कहा गया कि इसके बाद, क्योंकि नाना फडणवीस यहाँ पे थे जो कि रघुनाथ राव के अगेंस्ट में थे, कि अब से अंग्रेज जो है कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे। किसको, रघुनाथ राव को, क्योंकि वो अभी तक सपोर्ट दिया जा रहा था। और ये चीज कही गई, अंग्रेजों ने कहा ठीक है आप लेकिन उसको मारिएगा मत, जस्ट हम उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, यू जस्ट गिव हिम द पेंशन। और एक एनुअल पेंशन का जो अमाउंट था वो पेशवास ने उसको देना शुरू कर दिया। सेकेंड, इसमें यह चीज डिसाइड करी गई कि हैदर अली जो है वो जितनी भी टेरिटरी उन्होंने अंग्रेजों से ली है वो रिटर्न करेंगे, और नवाब औरकोट को भी उसकी जो टेरिटरी है वो रिटर्न करेंगे। तो हैदर अली पे भी कंडीशंस यहाँ पे डाली गई। थर्ड, इंग्लिश शुड एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ ट्रेड। तो ये चीज तो अंग्रेज कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी भी ट्रीटी में जाएंगे तो वो ये चीज जरूर डालते हैं कि हमारी जो कमर्शियल फ्रीडम है आपकी टेरिटरी के अंदर वो ना ही सिर्फ बनी रहनी चाहिए बट इट शुड बी एक्सपेंडेड। सो जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज के राइट हमें दे सकते हैं वो ट्रीटी में इंक्लूड करते थे, ताकि उस टेरिटरी से उनको कमर्शियल एक्टिविटीज के राइट मिल जाए। तो ये तीसरी शर्त थी। इसके अलावा देखते हैं, पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। तो पेशवा के ऊपर शर्त डाली गई, जस्ट लाइक सब्सिडी अलायंस की शर्तें होती थी कि आप किसी भी यूरोपियन पावर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, करेंगे तो पहले हमसे परमिशन लेंगे। तो यही चीज करी गई कि किसी भी यूरोपियन नेशन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चाहे वो पोर्टुगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद जो लीडर थे जिनकी वजह से जो मराठास थे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ था, महाजी सिंधिया, उनको इस ट्रीटी का गारंटर माना गया। मतलब वो इंश्योर करेंगे कि जितनी भी पार्टीज हैं इस ट्रीटी की वो जितनी भी शर्तें हैं उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो वो इंश्योर करेंगे कि डिफरेंट पार्टीज, दैट इज नाना फडणवीस एज वेल एज वॉरेन हेस्टिंग्स, ब्रिटिशर्स, दे विल कंप्लाई टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सैलाबाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा बिकॉज तीनों ही स्टेटमेंट सही है। मेन रीजन जो हमारा वो था इसके अंदर वो प्रोविजंस को डिस्कस करना था, और ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने आंसर्स पे ध्यान नहीं दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो विद इन 2-3 मिनट्स हम पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं इन 3 मिनट्स। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में हमने पढ़ा। इसमें यह देखा था कि ट्रेवनकोर जो है पर अंग्रेज एक साइड हो गए थे और दूसरी साइड कौन था, मैसूर था। क्या हुआ था, ट्रेवनकोर ने कुछ ऐसी टेरिटरीज ली थी जो कि टीपू सुल्तान को लगता था कि वो उसके अंडर में आनी चाहिए। तो ये चीज हुई थी, इसी वजह से ये जो फाइट थी वो हुई, और मराठास और निजाम जो थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को। ना इसके बाद हमने ये पढ़ा कि क्या रीजन थे कि जो मराठास थे वो हारे। उनके पास लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, उनको पैसा रेज करना भी नहीं आता था और पैसा उनके पास था भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग्स को उन्होंने इतना ज्यादा इंकरेज नहीं किया था। देन ब्रिटिश की सक्सेस की हुई इंडिया के अंदर, आर्म्स अच्छे थे, एम्यूनिशन अच्छे थे उनके पास, उनकी आर्मी में डिसिप्लिन था, रेगुलर सैलरी पे करते थे उनको। इसके अलावा वो कास्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं करते थे। तो ये जो चीजें थी ये एडवांटेज थी ब्रिटिश के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे यही चीजें जो थी वो प्रॉब्लम बन के आई। अलॉन्ग विद दिस ब्रिटिशर्स के पास
ब्रिलियंट लीडरशिप थी, सेकंड रंग ऑफ लीडर्स भी उनके पास काफी अच्छे थे। उनके जो लीडर्स थे और उनके जो फाइटर्स थे, उनके जो सोल्जर्स थे, दे यूज टू आइडेंटिफाई विद द कंट्री, और एक नेशनलिस्ट प्राइड होती थी, उसी को ही ध्यान में रखकर लड़ते थे, और फाइनेंशियल बैकअप तो ब्रिटिशर्स के पास हमेशा रहता ही था। देन हमने ये डिस्कस किया बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि हुई क्यों, प्रीकर्सर्स क्या थे, क्योंकि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो थी दस्तक से होते वो मिसयूज करे जा रहे थे। इसके अलावा कैलकाटा को भी कैप्चर कर लिया गया था। साथ में कृष्ण दास जो एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन दी थी। तो ये सब चीजें जो थी नवाब को पसंद नहीं आई, और इवेंचुअली इट लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। देन हमने डिस्कस किया कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही थे कि मीर जाफर को जो पपेट नवाब था वो बनाया गया, और उसके बदले में मीर जाफर ने काफी ज्यादा पैसा और जमीन जो थी वो अंग्रेजों को दे दी। देन हमने ट्रीटी ऑफ 1760 के बारे में पढ़ा। इसमें यही था कि मीर कासिम और कंपनी के बीच में साइन हुई। मीर जाफर जो थे उन्होंने जो गद्दी थी वो छोड़ दी इन फेवर ऑफ मीर कासिम, बिकॉज अब अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मीर जाफर मे नॉट बी अ सूटेबल पपेट, बट मीर कासिम वुड प्रूव टू बी अ सूटेबल पपेट। लेकिन फ्यूचर में देखेंगे ये भी नहीं हुआ। नेवरदलेस ट्रीटी ऑफ 1760 हुई थी। देन बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर दस्तक का मिसयूज किया जा रहा था। साथ में ये राम नारायण जो था वो बिहार के रेवेन्यू अकाउंट्स जो थे वो मीर कासिम को नहीं दे रहा था अंग्रेजों के कहने पर, और इवेंचुअली जो थी मीर कासिम को छोटी छोटी जो बैटल्स थी उसके अंदर हार का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली ही कोलाइडेड विद अवध के नवाब एंड शाह आलम टू के साथ, और अंग्रेजों के साथ इवेंचुअली बैटल ऑफ बक्सर हुआ। देन हमने डिस्कस किया कि जो सूरत की ट्रीटी थी वो किसके बीच में हुई, रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई। रघुनाथ राव जो थे ही वांटेड टू बिकम द पेशवा, ही किल्ड हिज नेफ्यू हु वाज द लीगल हेयर ऑफ द पेशवा, ही शुड हैव बीन द ट्रू पेशवा, लेकिन रघुनाथ राव ने उसे मार दिया और बनने नहीं दिया। इसी वजह से जो 12 भाई थे, नाना फडणवीस जिसको हेड कर रहे थे, वो रघुनाथ राव के अगेंस्ट में हो गए। लेकिन उनसे बचने के लिए ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी गई। रघुनाथ राव जो थे वो ब्रिटिश के पास गए, उनको काफी सारी टेरिटरीज दी और रेवेन्यू राइट्स दिए सूरत के और भरूच के, और ये कहा गया कि मेरे को प्रोटेक्शन दो, और 2500 ट्रूप्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को दिए। देन इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे। नवाब का जो रूल था पूरी तरीके से खत्म हो गया था, कोऑर्डिनेशन जो नहीं था उस वजह से ये हारे थे। ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें दीवानी राइट्स होते हैं और निजामत दे दी जाती है। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, निजामत मतलब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन लेके आए थे, रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे। हटाया किसने था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। देन हमने टीपू सुल्तान जी के बारे में डिस्कस किया था। ही वॉज अ लर्नेड एंड एजुकेटेड मैन, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था उनको, और पूरी की पूरी आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच he formulated on European model. So he had a strong navy, he had a strong army which he formulated with the help of France. तो इसके अलावा इन्होंने एक कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर, न्यू वेट सिस्टम, न्यू कॉइनेज सिस्टम। दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीपू सुल्तान। ही ऑल्सो प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम विच ही डिड बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो हिज सपोर्ट फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो निज़ाम मराठा इंग्लिश एक साइड थे और देवर अगेंस्ट हैदर अली। उसके बाद जो ट्रीटी साइन करी गई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो ट्रीटी साइन करी गई दैट वाज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, यहाँ पे पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। रणजीत सिंह जो थे वो महान सिंह जी के बेटे थे। महान सिंह जी जो थे ही बिलोंग टू सुकर चकिया मिसल, मिसल मीन्स स्टेट। ओके, देन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकंड एंग्लो मैसूर वार को कनेक्ट करिए गया इसके साथ। इसमें जो टेरिटरीज कैप्चर करी गई थी, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स कैप्चर किए गए थे वो वापस करे गए, और इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश जो थे वो थक चुके थे और कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था, इसलिए ये ट्रीटी साइन करी गई थी। यही ट्रीटी जो थी सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद साइन करी गई थी, क्योंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वार में ही जो थे हैदर अली की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कैंसर, और टीपू सुल्तान ने टेक ओवर किया था। नाउ लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्रीटी ऑफ सैलाबाई को डिस्कस किया, जिसमें जो रघुनाथ राव थे जो भाग रहे थे अभी तक ट्रीटी ऑफ सूरत करके, वो दोबारा से पिक्चर में आए और उनको ये कहा गया कि ठीक है, नाना फडणवीस ने ये कहा कि एज अ पेशवा हम इनको पैसा देंगे, पेंशन देंगे, वहीं बात को खत्म करेंगे, और जो इंग्लिश है वो अपनी टेरिटरीज को एंजॉय करेंगे और मराठा अपनी अपनी टेरिटरीज को एंजॉय करेंगे। काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर साइन करी गई थी कि पेशवा जो है किसी यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स के साथ ही जो है एक कॉपरेशन बना के चलेंगे। महाजी सिंधिया को टोटल गारंटर ऑफ द ट्रीटी बनाया गया था कि कोई भी जो कंप्लाइज नहीं करेगा तो ही विल बी द गारंटर, कि जो पॉइंट आउट है वो करेंगे, और ही विल मेक श्योर दैट ऑल द पार्टीज दैट इज पेशवा ऑन द वन साइड एंड ब्रिटिशर्स ऑन द अदर दैट दे विल कंप्लाई टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ सैलाबाई। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया, 15 के 15 क्वेश्चन। आई होप आपका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा इसके अंदर। यू कैन सी योर परफॉर्मेंस हियर। तो 13 से 15 क्वेश्चन से ये कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 10 से 12 भी हैं तो भी ठीक है, गुड परफॉर्मेंस।
अगर इन दो ब्रैकेट्स में फॉल करते देन यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट हियर और हियर। तो ये मार्किंग स्कीम है आपकी, आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इज टेलीग्राम ग्रुप फॉर अनअकैडमी स्टूडियो राइज, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी स्टूडियो राइज। या फिर टेलीग्राम ऐप पर जाकर भी अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। Thanks for watching this video. You can give us a like if you like the video. You can also give the feedback. You can join this channel of Unacademy, and if you want to subscribe Unacademy Plus, then you can use the PL Live code to get 10% discount. Thanks once again. Goodbye.